फिर से स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल त्रिशूल RBS हब में, जहाँ अपन पढ़ रहे थे क्लास 9th की NCERT। क्या पढ़ रहे थे? NCERT। ये ध्यान रखना, प्योर था NCERT है। NCERT को अपने हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 के 8 पार्ट मैंने अपने चैनल पे डाल दिए हैं। उसके नोट्स की PDF भी मैंने डाल दी है, उसको अच्छे से आप पढ़ें और डिटेल में पढ़ाए गए हैं। आज अपन बिना टाइम खराब करे चालू कर रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान पार्ट पहला आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 का। इस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जिस हिसाब से चैप्टर का नाम आप समझ गए होंगे इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन। इसमें पदार्थों की शुद्धता, शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी रूपरेखा बना लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो वर्गीकरण करेंगे, तो फिर पदार्थों का वर्गीकरण करने के बाद में अपन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे कि यौगिक क्या होता है, विलयन क्या होते हैं। इन सब वर्ड है जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में आपको क्लियर होने लग जाएगा ये सब चीज़ें क्या है। इसके अलावा फिर अपन विलयनों में सांद्रताएं पढ़ेंगे, मोलदरता वगैरह, ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। इसके बाद में अपन भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। इस हिसाब से ये चैप्टर लंबा चलने वाला है। इस चैप्टर के भी 7 से 8 पार्ट आएंगे, जो कंटिन्यूअस आप डेली टू डेली पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। इसके साथ चालू करते हैं। पहला पॉइंट डाल लीजिए, पदार्थों का वर्गीकरण। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, ओ पदार्थों का वर्गीकरण। किसी को साफ दिख नहीं रहा हो, कम दिख रहा हो, कोई वीडियो में दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको साफ सुथरा लिख के पढ़ाया जाए। पदार्थों का वर्गीकरण, पहली हेडिंग डाल लीजिए। यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहले अब रूपरेखा बनाते हैं, सारणी भी आपको याद करनी है। ये कोई पदार्थ है, ओके। इसके मुख्यतः 2 टाइप हो सकते हैं। पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये पदार्थ है वो आपकी विज्ञान के अनुसार या तो शुद्ध पदार्थ हो सकता है, शुद्ध पदार्थ, इसके 2 पार्ट कर दिए मैंने, और दूसरा है सो हो सकता है अशुद्ध पदार्थ। याद हो गया होगा। कोई भी पदार्थ है भाई, उसके 2 टाइप कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंदर 2 चीजें पढ़ेंगे, ये समझ में बाद में आएगी, अभी सिर्फ रूपरेखा बन रही है। शुद्ध पदार्थ में एक तो होता है तत्व और एक होता है यौगिक। 2 याद कर लो, ये सब पर्सन ही आते हैं भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं, कंपटीशन लाइक अच्छे पर्सन है। शुद्ध पदार्थ में 2 जने होते हैं, तत्व है वो शुद्ध पदार्थ में गिना जाएगा, यौगिक है वो भी शुद्ध पदार्थ में गिना जाएगा। तत्व यौगिक क्या होते हैं, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा। तत्वों में भी 3 चीजें यहाँ अपन पढ़ने जा रहे हैं। तत्वों के अंदर वो तत्व है वो धातु हो सकता है, यानी मेटल हो सकता है, अधातु हो सकता है, नॉन मेटल्स हो सकते हैं। इंग्लिश वर्ड वगैरह बाद में लिखवा देंगे। तो धातु, अधातु और उपधातु याद करेंगे अपन तीनों बातों को कि भाई पदार्थ है वो शुद्ध हो सकता है, शुद्ध के अंदर वो तत्व और यौगिक हो सकता है। तत्व में भी 3 टाइप हो सकते हैं, कोई धातु हो सकती है, अधातु हो सकती है, उपधातु, ये अभी पता करेंगे क्या होता है, और ये यौगिक हो सकता है। अशुद्ध पदार्थ, यौगिक में सिर्फ यौगिक ही पढ़ेंगे, इसके कोई और टाइप नहीं पढ़ेंगे। जो सिलेबस में उसी के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। यहाँ अपन 9th पढ़ रहे हैं, 9th क्लास की NCERT, वो पूरी कवर हो जाएगी आपकी। अशुद्ध पदार्थ के अंदर, अशुद्ध पदार्थ में ध्यान रखना, अशुद्ध पदार्थ को यहाँ आप मिश्रण भी बोल सकते हो। मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखवा रहा हूँ ताकि कोई भी वर्ड भी मिस ना हो। तो अशुद्ध पदार्थ को आप मिक्सचर यानी मिश्रण भी बोल सकते हो, एक ही बात है। इसके 2 टाइप पढ़ेंगे अपन मुख्यतः। एक तो होता है सहमांगी मिश्रण बोल दो इसको, ओके। और दूसरा बोल दिया विषमांगी, बाद में समझ में आएगा, अभी सुन लो बस। विषमांगी मिश्रण क्या क्या पढ़ा भाई? अशुद्ध पदार्थ में 2 टाइप पढ़ेंगे, सहमांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में एक ही चीज पढ़नी है जिसको मैं कहता हूं समांगी विलयन। समांगी विलयन यानी अपन विलयन पढ़ेंगे, और इस समांगी विलयन को नॉर्मल बार बार कुछ ये सिर्फ विलयन ही बोल देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डिटेल में अशुद्ध पदार्थ मिश्रण बोल दो।
मिश्रण में समांगी मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। वर्डों को ध्यान से लिख के पढ़ना है, याद करना है, ताकि सही शुद्ध तरीके से लिख सको आप। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को समांगी विलयन भी बोलते हैं। विलयन का मतलब भी वही होता है कि दो चीज़ों को मिला देते हैं तो विलयन बन जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे। और उसको सिर्फ विलयन भी बोल दूंगा तो भी केमिस्ट्री में चलता है, यानी केमिस्ट्री वाला पोर्शन है 9th क्लास में। और एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में दो टाइप पढ़ेंगे अपन, एक तो होता है कोलाइड और एक होता है निलंबन। बाद में समझ में आएंगी ये बातें। तो इतना सब पढ़ोगे तो तब जाके आप पदार्थों का वर्गीकरण समझ में पाओगे। कोलाइड और एक आ गया निलंबन। चलो भाई दोबारा से देख लो, इसको पूरी आपको नोटबुक में बनानी है। पदार्थ दो प्रकार के हो गए, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण बोल दिया। शुद्ध पदार्थ में भी दो टाइप पढ़ेंगे, तत्व पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे। यौगिक में 3 के बारे में पढ़ेंगे, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक में अकेला यौगिक पढ़ेंगे। फिर अशुद्ध पदार्थ मिश्रण में 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में अपने विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो समांगी विलयन होगा। विषमांगी मिश्रण में अपन कोलाइड और निलंबन का अध्ययन करेंगे। तो ये बना लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसी के आधार पे अपना चैप्टर आगे स्टार्ट हो जाएगा। हेडिंग डाल लेंगे अपन आगे। आ जाइए, पहली हेडिंग डाली मैंने, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो पहले परिभाषा ध्यान से सुनो। शुद्ध पदार्थ रासायनिक रूप से एक ही प्रकार के तत्व अथवा एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ होता है, वो क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ। यहाँ शुद्धता का मतलब, जैसे आप यहाँ दूध के बारे में अपने नॉर्मली कहते हैं शुद्ध या अशुद्ध, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ केमिस्ट्री के अनुसार शुद्ध पदार्थ अलग प्रकार की चीज है, अशुद्ध प्रकार अलग प्रकार का पदार्थ है। आप परिभाषा पे गौर कीजिए। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, रासायनिक रूप से उसमें एक ही प्रकार के तत्व पाए जाएंगे अथवा एक ही प्रकार के अणु पाए जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अपन समझ के अध्ययन करते हैं। जैसे तुम ये कोई पात्र लिया भाई तुमने, इसमें कोई CO2 गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है, ये बेसिक बातें पता है आपको। CO2 गैस, CO2 गैस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इस पदार्थ को शुद्ध मानोगे आप लोग, क्या मानोगे, शुद्ध। मैंने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर की है, ओनली CO2। तो CO2 बना कैसे, पूरा पदार्थ बना कैसे, CO2 का एक अणु आया। ध्यान रखना, CO2 का अणु होता है। परमाणु का तो मतलब क्या होता है, परमाणु, ये कार्बन है, ये अकेला परमाणु है, समझ में आ गया। ये ऑक्सीजन भी अकेला परमाणु होता है। जब ये सही रेशियो में आके मिल जाते हैं, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 जने आके ऐसे मिल गया, तो ये परमाणुओं के मिलने से जो बनता है वो क्या हो जाता है, तुम्हारा अणु। अब ये अणु खूब सारे हो जाओ इसमें ऐसे, CO2 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 CO2, तो ये पूरी गैस बन जाएगी। अब भाई एक पात्र में कोई अकेला अणु तो रहने वाला नहीं है, करोड़ों अरबों अणु होते हैं, लेकिन वो सारे अणु किसके होंगे, CO2 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 CO2। तो ये एक ही अणु बार बार रिपीट हो रहा है। तो रासायनिक रूप से इस पात्र में, यानी केमिस्ट्री के रूप में, रासायनिक रूप में एक ही प्रकार का अणु बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये पदार्थ कैसा पदार्थ कहलाएगा भाई, शुद्ध पदार्थ। समझ में आ गई होगी बात। अणु वाले मामले में, जैसे मैंने परिभाषा में बोला था, एक ही प्रकार का अणु पाया जाना चाहिए। अब तत्व वाली बात हो लेते हैं। मान लो तुमने कोई कार्बन का एक थैला लिया, तो उसमें कार्बन 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 पड़े ऐसे, कार्बन 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 कार्बन। अब देखो ये अकेला कार्बन है, तो ये अकेला कार्बन परमाणु है, और परमाणु कोई अकेले को क्या बोल देते हैं, तत्व। कार्बन तत्व, तत्व खूब सारे। तो ये तत्व तत्व अकेला कार्बन 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 बार बार रिपीट। इसको अणु तो नहीं बोलोगे आप, अणु तो क्या, 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिलकर कुछ बनाते हैं तो वो होता है अणु। यहाँ तो अकेला कार्बन कार्बन बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ एक ही सिंपल प्रकार, एक ही चीज है, इसमें कोई मिक्सचर में नहीं है। तो ये भी पदार्थ कैसे कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और सोच के देखो शुद्ध पदार्थ में, जैसे कि पानी। पानी, तो ये पानी का तुमने गिलास लिया,
प्योर पानी लिया है, ध्यान रखना है पानी। तो पानी के अंदर कौन सा अणु पाया जाता है? H2O। तो H2O अणु है वो पूरे गिलास में ही पाया जाता है, लेकिन H2O के अलावा यदि कोई नहीं है तो ये पदार्थ कैसा पाया जाएगा? शुद्ध माना जाएगा। तो इस परिभाषा को मैंने अच्छे से समझाया, तो इसको आप दोबारा से याद करोगे तो कैसे याद होगी? शुद्ध पदार्थ रासायनिक रूप से एक ही तत्व अथवा एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है, तो वो क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ। तो लिख लीजिए मेरे साथ साथ ये परिभाषा, तो लिखो भाई, शुद्ध पदार्थ, ये सब चीजें समझने लायक है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। शुद्ध पदार्थ में रासायनिक रूप से ये इंपॉर्टेंट बात है, रासायनिक रूप से एक ही प्रकार के तत्व, ध्यान रखना, एक ही प्रकार के क्या पाए जा सकते हैं? तत्व अथवा अणु पाए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ में रासायनिक रूप से एक ही प्रकार के तत्व अथवा अणु पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ को आप क्या बोलोगे? शुद्ध पदार्थ कहते हैं भाई। अब शुद्ध पदार्थ में कितने टाइप पढ़ने हैं आपको? 2, एक तो तत्व पढ़ना है और एक यौगिक। तो इसमें क्या लिख दूंगा? पहला टाइप तो क्या होता है? तत्व, जिसको इंग्लिश में क्या कह देंगे? एलिमेंट। और दूसरा आप क्या पढ़ोगे? यौगिक। यौगिक को क्या बोल दोगे? कंपाउंड। 2 चीजें आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तत्व पढ़ोगे और यौगिक। तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं तत्व, लिख लीजिए साथ साथ भी, तत्व, एलिमेंट। अब तत्व क्या होता है? मैंने थोड़ा सा अभी बताया, अकेला सिंगल परमाणु यदि बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या बन जाता है? तत्व। यानी तत्व किसी पदार्थ का मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा और छोटा नहीं बांटा जा सकता। जैसे आपने हाइड्रोजन तो H लिया, हाइड्रोजन ही रासायनिक रूप से स्टेबल है, उसको आप और ज्यादा नहीं बांट सकते, तो वो क्या हो गया? आपका तत्व। तत्व यदि 2 या 2 से ज्यादा तत्व मिलकर और कुछ बना सकते हैं वो बात अलग है, बट तत्व का मतलब समझ में आ गया। तत्व किसी पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अपन थोड़ा सा क्या एनसीईआरटी कंप्लीटली एनसीईआरटी टच पढ़ रहे हैं, तो परिभाषाएं भी एनसीईआरटी जैसी ही लिखेंगे, अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी ज्यादा काट छांट नहीं करेंगे, समझते हुए लिखेंगे। लेकिन तो लिखते हैं, तत्व किसी पदार्थ का मूल रूप है जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता या अन्य सरल रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व किसी पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल रूपों में नहीं विभाजित किया जा सकता, नहीं विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये परिभाषा बहुत अच्छी है, आपको याद करनी है। तत्वों को सामान्यतः कितने भागों में बांट देते हैं कि धातु है, अधातु है या उपधातु। तो क्या लिख दूंगा? तत्वों को सामान्यतः है धातु, अधातु, उपधातु में बांटा जाता है, उपधातु में बांटा जाता है। अब अपन इन तीनों को भी पढ़ेंगे, धातु, अधातु, उपधातुओं को भी पढ़ेंगे। पहले इतना लिखिए आप।
आ जाओ भाई अपन अब तत्व के इन यहाँ से पक्के पर्सन आएंगे। यहाँ कंपटीशन में बहुत ज्यादा पर्सन आते हैं। कंपटीशन छोड़ो 9 क्लास में तो 2-3 पर्सन पक्के हैं, धातु, अधातु, उपधातु में से। अर्धवार्षिक में भी आएंगे, वार्षिक में भी आएंगे और बहुत अच्छा नॉलेज बढ़ जाएगा आपको। तो आज अपन ए नंबर क्या पढ़ रहे हैं, धातु। धातु को इंग्लिश में बोल देते हैं मेटल्स क्या होते हैं। तो देखो क्या हुआ, कुछ अपनी जो आवर्त सारणी होते हैं उसमें खूब सारे तत्व होते हैं। उनमें से कुछ तत्व ऐसे देखे गए जिनमें गुण सेम से पाए गए और वो गुण ऐसे थे, तो उन गुणों को मिला के अपन ने बोल दिया जिन जिन में ये गुण पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, धातु। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि धातुओं के गुण क्या होते हैं। तो धातुओं की पहचान कैसे होगी, तो मैं लिख रहा हूं धातुओं के निम्न गुण होते हैं। ये पर्सन बड़ा आता है, अच्छा आता है, निम्न गुण होते हैं। तो पहला गुण लिख रहा हूं, ध्यान देना ध्यान से। धातुएं हैं वो चमकीली होती हैं, यानी बिल्कुल चमकती है। ये धूप वगैरह में देखे उन्हें चमकती है, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये तो अच्छी वाली चमकती हैं और इनकी तो रेट भी बहुत ही ज्यादा होती है। तो मैं क्या कहूँगा, धातुएं पहला गुण कैसी होती हैं भाई, चमकीली होती हैं। साथ साथ याद करते जाओ, धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। पहली बात याद हो गई। अब ये लगभग कलर में कैसी दिखती होंगी, तो लगभग धातुएं हैं या तो चांदी की तरह सफेद दिखती हैं या सोने की तरह पीली दिखती हैं। तो ये भी गुण में डाल दिया इनके भाई, धातुएं हैं वो चांदी की तरह सफेद होती हैं या सोने की तरह पीली होती हैं। तो दूसरा गुण भी याद कर लो, धातुएं चांदी की तरह बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी है, चांदी की तरह सफेद या सोने की तरह है पीली होती हैं। कैसी होती हैं, पीली होती हैं। पूरी की पूरी लाइन याद हो गई। तीसरा गुण क्या हो जाएगा रे, अपन सीक्वेंस पढ़े, ये ताप व ऊष्मा की चालक होती हैं। ताप और ऊष्मा की बिजली, या बिजली मान लो ताप की भी चालक होती है, यानी इनको आप गर्म करोगे तो ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगी। इसलिए खाना पकाने वाले सारे बर्तन अपन धातु के बनाते हैं, मेटल के बनाते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब धातुएं ही हैं, क्योंकि ये तापमान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। जब आप चाय बनाते हो तो आप पेंदे को गर्म करते हो, लेकिन वो गर्म होता होता उसका हत्था भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये तापमान को, ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती हैं, तो उसकी चालक हो गई, यानी उसमें से जा सकता है। इसी प्रकार से घर में बिजली के तार वो तांबा वगैरह के बनाए जाते हैं, तो उसमें से भी बिजली प्रवाहित हो सकती है। बिजली का मतलब हो गया विद्युत, अर्थात ये विद्युत की भी क्या होती है, चालक। तो अच्छा पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट है। क्या लिखूंगा, धातु, ऊष्मा, ताप व विद्युत की चालक होती हैं। कैसी होती हैं, चालक होती हैं। अच्छा प्रश्न है। तो धातु, ऊष्मा, ताप और विद्युत की कैसी होती हैं, चालक होती हैं। चौथा पॉइंट याद करवाता हूं। चौथा पॉइंट, धातु क्या होती है, बहुत ही डक्टिलिटी का गुण होता है। डक्टिलिटी समझो, इसका मतलब है कि यदि आप धातु को गर्म करके उसके तार बना सकते हो, उसके तार खींच सकते हो, अर्थात ये धातु बहुत तन्य गुण होता है। तन्य का मतलब इनको आप बहुत ही लंबी दूरी तक खींच सकते हो, टूटेगा नहीं। जैसे सोने के अंदर भी ये गुण पाया जाता है, सोने को पिघलाते हैं, नरम करते हैं, फिर उससे कोई भी ज्वेलरी वगैरह बना सकते हैं, उससे बड़े बड़े तार भी खींच सकते हैं। तो धातुओं को ऐसा किया जा सकता है, अर्थात ये तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। ये गुण है भाई, धातु में बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। ये तन्य होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, यानी इस गुण को डक्टिलिटी बोलते हैं। तो मैं इंग्लिश में तक लिख देता हूं यहाँ, डक्टिलिटी। एक लाइन में, एक शब्द में बोलना हो, उसको एक वर्ड में बोलना हो, तो इस पूरी लाइन को क्या कह सकते हैं, डक्टिलिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी किसमें पाई जाती है, मेटल्स में। पांचवा आ जाओ,
धातु को थोड़ा गर्म करो और पीट पीट के उसकी चादर वगैरह बनाई जा सकती है। जैसे लोहे को क्या करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं, फिर उसे हजारों प्रकार के औजार वगैरह बनाए जा सकते हैं। अर्थात ये आघात वर्धनीय होती हैं। आघात हिंदी में पढ़ रहे हैं अपन, आघात का मतलब आप चोट करोगे, वर्धनीय का मतलब वो फैलती है। चोट करने से वो बिखरेगी नहीं, टूटेगी नहीं, उसको अलग अलग शेप में ढाला जा सकता है। अर्थात वो आघात वर्धनीय होती है, उस पर चोट करने से वो फैल सकती हैं, फैलती हैं, उसे अलग अलग प्रकार। तो क्या कर दूंगा, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। ये वर्ड थोड़े से क्या हिंदी के हैं तो थोड़े से कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इतना बोलते आघात वर्धनीय होती है। अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात इनको पीटकर चादर बनाई जा सकती है। चादर मान लो, चादर बनाई जा सकती है। ये कितने गुण हो गए, 5। और छठवां गुण 6 नंबर गुण बहुत ही नॉर्मल है। आप स्कूलों में देखते होंगे जब घंटी बजाते हैं तो वो प्रतिध्वनि, जो भी आपकी घंटी बनी हुई होती है वो धातु की बनी हुई होती है, उस पर यदि अपन चोट मारते हैं तो सामने से बहुत तेज आवाज निकालती है, जिसको कहते हैं प्रतिध्वनि। ध्वनि के विपरीत आने वाली ध्वनि, यदि आप कुछ उस पर चोट करोगे तो बहुत तेज आवाज आएगी, तो वो धातु में से आती है। तो ये घंटी वगैरह सब धातुओं की बनी हुई होती है। अर्थात धातुएं प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो 6 नंबर गुण क्या हो गया, धातुएं प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये लीजिए पूरे के पूरे 6 गुण। एक भी एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है जो इस नोट्स में नहीं आ सकता। आप किताब उठा के देख लेना, आपको जगह जगह लिखे मिलेंगे एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ आपको बोर्ड पे एक साथ मिलेगी। तो 6 के 6 गुण एक बार के लिए वापस देख लेते हैं भाई। धातुएं चमकीली होती हैं, याद हो गया, चमकती रहती हैं। ये धातुएं चांदी की तरह सफ़ेद हो सकती हैं, चांदी की तरह सफ़ेद या सोने की तरह पीली होती हैं। ये 2 ही कलर कॉमन मिलते हैं, और भी कलर मिल सकते हैं, लेकिन 9th क्लास के सिलेबस में ये लाइन है तो अपन को याद करनी है। धातु ऊष्मा की, ताप की और विद्युत की कैसी होती हैं, चालक होती हैं, यानी इनको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकती हैं। ये तन्ने होती हैं, तन्ने का मतलब इनसे तार खींचे जा सकते हैं। अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। और इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। याद हो गया। आ जाओ, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इनको पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती हैं। ये लोहा अपने फेमस उदाहरण है। और छठवां 6 नंबर गुण क्या हो गया, धातुएं प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। 6 के 6 गुण लिख के आओगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ये लिखिए आप। फिर अपन कुछ फेमस धातु हैं जो उनके नाम और उनके प्रतीक चिन्ह, यानी उनको शॉर्ट फॉर्म में प्रतीक में कैसे लिखते हैं, जैसे कार्बन को C लिखते हैं, तो वैसे कुछ बढ़िया बढ़िया धातु लिखूंगा मैं जो तुम्हारे सिलेबस में है और कंपटीशन में बहुत काम की हैं, तो वो लिखूंगा और उनके प्रतीक लिखूंगा, यानी उनके रासायनिक सूत्र लिखूंगा, वो याद करने हैं आपको। तो आप ये पहले नोट डाउन कीजिए। अब ये सबसे शानदार धातुओं के अंदर जो आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपके धातुओं के उदाहरण आवे तो लगभग वैसे 2-3 उदाहरण पूछते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आता है आपके आगे की क्लासेज में, और वैसे भी खूब कंपटीशन वगैरह में खूब काम आएगा। धातुओं के उदाहरण हैं, ये फेमस धातु हैं जो बहुत ज़्यादा नाम आएंगे इनके आगे जाके, तो आपको सबको याद करनी है। और इन धातुओं के उदाहरण हैं और उनके रासायनिक सूत्र हैं, यानी उनको कैसे प्रतीक के रूप में लिखते हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इनको नोट डाउन करना, ध्यान से सीखना। कुछ को मैं स्टार लगाऊंगा, वो थोड़े से अलग दिखेंगे तो वो ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। जैसे पहला उदाहरण चलते हैं। पहला उदाहरण है पारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, और इसको लिखते हैं Hg से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये धातु पारा एक धातु है। ये ज़्यादा फेमस किस लिए मैं बताता जाता हूँ, फिर आगे लिखवाऊंगा भी।
पारा कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यानी कमरे के ताप पे आप किसी भी धातु को देखोगे, सोना, चांदी, लोहा, प्लेटिनम, जिंक, कॉपर, ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बट यही एक ऐसी धातु है पारा, एक ही है, एकमात्र। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तुम्हारे 9th में भी, एकमात्र ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा लिक्विड अवस्था में पाई जाती, याद कर लो। तो पहला याद हो गया, पहला पारा नाम ये और Hg में, ये इंग्लिश नाम है, याद कर तो ठीक, नहीं याद करो तो भी चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल सिंपल है, लोहा। लोहे को इंग्लिश में आयरन बोल दिया, लेकिन इसका संकेत होता है Fe। क्या होता है? Fe। याद करो, बहुत ज्यादा आता है Fe। फिर सोना यानी गोल्ड, गोल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Au से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखो इसकी स्पेलिंग में तो G आता है, यहाँ क्या संकेत क्या है? Au। ये ऐसा क्यों होता है? ये पहले के बने हुए कुछ प्रतीक हैं तो ऐसे ही चलते आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इंपॉर्टेंट कौन कौन से बताए, एक तो ये इंपॉर्टेंट बता दिया, और एक जैसे सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी इनको ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो सोना, गोल्ड, और गोल्ड को कैसे लिखेंगे? Au। पहला अक्षर कैपिटल लिखना है और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर लिखना है, ध्यान रखना। फिर आ जाओ चांदी, चांदी को बोलोगे सिल्वर, सिल्वर तो Ag बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Au तो सोना हो गया और Ag आपकी चांदी हो गई। फिर आ गया तांबा यानी कॉपर, कॉपर को लिख देंगे Cu से। आगे चलते हैं एल्यूमिनियम, इसको किससे लिख देंगे? Al से। प्लेटिनम, प्लेटिनम को किससे लिख देंगे? Pt से। तो कितनी धातुएं हो गई भाई? 7 धातुएं। 8वीं आ जाओ टाइटेनियम, किससे लिख देंगे? Ti से। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नाम के अनुसार इसका नाम नहीं होता। सीसा, इंग्लिश में इसको लेड बोलते हैं, हिंदी में सीसा और इंग्लिश में लेड। ये कांच वाला शीशा वो शीशा नहीं है, ये मेटल का नाम है सीसा, जिसको इंग्लिश में लेड बोलते हैं। और इसका प्रतीक बहुत ही अलग होता है, Pb, ध्यान रखना, एग्जाम में आता है Pb। फिर आ जाओ सोडियम, सोडियम को किससे लिखते हैं? Na से। सोडियम की स्पेलिंग में तो S आता है, लिखते हैं Na से। ये वही वाला सोडियम है जो नमक में पाया जाता है, NaCl, Na, सोडियम, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम में नाम में तो P आता है, बट इसका संकेत क्या होता है? K। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, नाम कुछ अलग है, संकेत कुछ अलग है। तो सोडियम को Na, ना, पोटेशियम को K, और कैल्शियम, कैल्शियम वही है जो तुम्हारी हड्डियों में पाया जाता है, तो कैल्शियम, कैल्शियम को किससे लिख देंगे? Ca से। तो ये तो इसकी अपनी स्पेलिंग के अनुसार ही है। जिंक, जिंक को किससे लिखेंगे? Zn से। और सीजियम, सीजियम को किससे लिखेंगे? Cs से। तो ये कुछ तो अपनी स्पेलिंग में मैच खाते हैं, लेकिन कुछ नहीं खाते हैं। तो इनको किसी भी ट्रिक वगैरह से याद मत किया करो, ज़्यादा ट्रिकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रिक के इस्तेमाल करने से दिमाग भ्रमित होता है। आप ओरिजिनल कंटेंट याद करें, ओरिजिनल कंटेंट ही आपको आगे लेके जाएगा। हर चीज़ का यदि आप ट्रिक बना लोगे तो बहुत ज़्यादा समस्या आएगी आपको याद करने में चीज़ें। तो अच्छे है, और इस कंटेंट को 2 या 3 बार रफ कॉपी में लिखो, अपने आप याद हो जाएंगे। तो एक बार के लिए 14 उदाहरण दोबारा देख लो। पारा, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, टाइटेनियम, सीसा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक और सीजियम। 14 धातुओं के नाम मैंने बता दिए हैं, 14 धातुओं के इंग्लिश नेम भी मैंने बता दिए हैं, और 14 धातुओं के प्रतीक या रासायनिक सूत्र भी मैंने बता दिए हैं। बहुत काम की चीज़ है। अब अपन एक पारे की एक लाइन लिख लेते हैं कि पारा है वो एक धातु है तथा ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये लिखिए आप, फिर मैं मिटाता हूँ। धातुओं में ये 2 शानदार लाइन और देख लो बस, फिर आपका काम हो गया 9th क्लास का। पारा Hg यह एक धातु है, ध्यान रखना, अभी बता दिया। यह कमरे के तापमान पर कैसी होती है? द्रव होती है। प्रश्न आएगा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कैसी होगी? पारा। बाकी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, बाकी सारी धातुएं होती हैं वो कमरे के तापमान पर कैसी होती है? ठोस। एनसीईआरटी की एक शानदार एक प्रश्न और एनसीईआरटी में
गैलियम जिसको Ga से लिखते हैं, सीजियम जिसको Cs से लिखते हैं, ये दो धातुएं होती हैं। ये कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप पर द्रव होती है, यानी कमरे के ताप पर तो ये ठोस ही होती हैं। थोड़ा सा तापमान बढ़ा दोगे ना, लगभग 2-3 डिग्री ऊपर ही कर दोगे, लगभग 39-40 के आसपास कर दोगे ना, तब तक तो ये क्या हो जाएगी, द्रव में। तो गैलियम तथा सीजियम धातुएं कमरे के तापमान से कुछ अधिक ताप पर, हर लाइन को ध्यान से पढ़ने की आदत डालो, कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप पर द्रव होती हैं। कमरे के तापमान पर तो ये भी क्या होती हैं, ठोस ही होती हैं। तो 2 लाइनें याद और कर लो, पारा द्रव होता है कमरे के तापमान पे, बट गैलियम और सीजियम है कमरे से थोड़े ज्यादा तापमान के ऊपर जाके द्रव होती है, वरना कमरे के तापमान पे तो ठोस ही पाई जाती है। इस हिसाब से आपने आज तत्व यानी शुद्ध पदार्थों के अंदर तत्व पढ़ा और तत्व के अंदर धातुओं के गुण पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। और धातुओं के उदाहरण पढ़े, 14 उदाहरण पढ़े और 14 उदाहरणों के प्रतीक सीखे, फिर उनके 2-3 लाइनें और अच्छे से पढ़ लिया आपने। तो आज के लिए काफ़ी है, पाठ नंबर 1 है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगला वीडियो जो कल आएगा जिसमें अपन अधातु और उपधातु पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।